हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म आई एम नॉट अ विच यानी कि मैं कोई डायन नहीं हूँ। एक छोटी सी लड़की नाम है शुला अचानक से एक गांव में देखी जाती है। उसका कोई परिचय नहीं होता, ना ही कोई उसके साथ होता है। वो चुपचाप शांत और थोड़ी अलग सी दिखाई देती है। लोग उसे अजीब नज़र से देखते हैं और एक औरत उस पर इल्ज़ाम लगाती है कि इस लड़की ने उस पर जादू किया है। शुला पर बिना सबूत के विच होने का इल्ज़ाम लगता है। पुलिस शुला को उठाकर ले जाती है और लोकल कोर्ट में उसका ट्रायल होता है। ट्रायल सिर्फ नाम का होता है। जज और लोकल अथॉरिटीज़ के लिए ये बस एक फॉर्मेलिटी है। शुला से पूछा जाता है, क्या तुम विच हो? वो कुछ नहीं बोलती और उसी खामोशी को सब हाँ समझ लेते हैं। शुला डिक्लेयर कर दी जाती है एक विच। वो किसी से कुछ कह नहीं रही, सिर्फ लोगों को देख रही है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मासूमियत है, लेकिन उसी मासूमियत को लोग शक की नज़र से देखने लगे। गांव के कुछ लोग कहते हैं कि इस लड़की के आने के बाद अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं इस गांव में। लोग उसे विच कहने लगते हैं, बिना किसी सबूत के, बस अंधविश्वास के दम पे। फिर आता है मिस्टर बैंडा, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो विच कैंप को कंट्रोल करता है। बैंडा शुला का गार्जियन बन जाता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ शुला का यूज़ करना होता है। वहाँ एक शख्स को भी बुलाया गया जिसे विच डॉक्टर कहते हैं, जो पता लगाता है कि क्या सच में ये लड़की एक विच है। वो शख्स किसी तरह का मानसिक रोगी मालूम पड़ता है। थोड़ा नाचने के बाद वो शुला को एक विच डिक्लेयर कर देता है। फिर उसे ले जाया जाता है एक विच कैंप में, एक ऐसी जगह जहाँ और भी औरतें हैं जिनको सोसाइटी ने विच बोलकर अलग कर दिया है। हर औरत के कमर से एक सफ़ेद रिबन बांधा होता है जो एक बड़े रील से जुड़ा था। मतलब कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अगर इसे काट दिया तो तुम बिल्ली बन जाओगी या बकरी बन जाओगी। ये लोकल बिलीफ है, एक तरह से स्लेवरी और साइकोलॉजिकल कंट्रोल का सिंबल है। यह कैंप एक ओपन प्रिजन की तरह है, जहाँ कोई जेल की दीवार नहीं, लेकिन आज़ादी भी नहीं। शुला को भी वही रिबन बांध दिया जाता है। वो अब ऑफिशियली एक विच है। उसके चेहरे पर ना कोई समझ, न विरोध, सिर्फ एक शांत दर्द। कैंप में रहकर वो औरतें कुछ काम करती है, जैसे फार्मिंग, क्लीनिंग। उनकी दुनिया रिबन तक सीमित है और शुला एक बच्ची होकर भी अब एक पॉलिटिकल टूल बन जाती है। शुला के कैंप में आने के बाद मिस्टर बैंडा उससे एक इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जब वो उसे अपने घर ले जाता है, अपने पर्सनल स्पेस में, तो वहाँ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, बैंडा की पत्नी, जो कि एक ट्रेडिशनल हाउसवाइफ है। वो देखती है कि उसका पति एक बच्ची को ले आया है। वो उसे खिलाती है, उसका ख्याल रखती है। शुला को कपड़े भी वही देती है, एक चमकदार ब्लू ड्रेस। मेकअप करके वो उसे सजाती है जैसे एक डॉल। शुला का अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। बैंडा उसे शोकेस की तरह यूज़ करता है और उसकी पत्नी उसे सजा के एक प्राइस पोजीशन बना देती है। यह दोनों, बैंडा और उसकी पत्नी, शुला को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि अपने हिसाब से उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन बैंडा की पत्नी के सीन्स में एक और लेयर होती है, जैसे जेलेसी। वो शुला को देखकर इनसिक्योर फील करती है। एक सीन में वो बैंडा से कहती है कि तुम उसके लिए इतना सॉफ्ट क्यों हो, मेरे लिए कभी नहीं हुए। यहाँ से पता चलता है कि वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल औरत नहीं, बल्कि एक और ऑप्रेस्ड कैरेक्टर है जो खुद सिस्टम का शिकार है। बैंडा सिर्फ शुला को कंट्रोल नहीं करता, अपनी बीवी को भी कंट्रोल करता है। वो पत्नी भी एक केज में है, बस उसकी रिबन हमें दिखाई नहीं देती। और जब पत्नी देखती है कि शुला बैंडा के साथ मीटिंग्स में जा रही है, उसे मीडिया कवरेज मिल रही है, तो उसका पॉजिटिवनेस और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। वो शुला को इनडायरेक्टली ताना भी मारने लगती है। शुला के लिए ये घर भी कैंप जैसा बन जाता है। रिबन तो नहीं होता, पर कंट्रोल वैसा ही है। बैंडा के लिए वो एक टूल है, पत्नी के लिए वो एक प्रॉब्लम है, और दोनों के बीच वो मासूम बच्ची बस फंस जाती है। बैंडा उसे मीडिया में ले जाता है, न्यूज़ चैनल्स, टॉक शो में शुला को रियल विच बताया जाता है। उसे फार्मिंग लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए साइकिक बना दिया जाता है। उससे लोग पूछते हैं कि ये मेरी ज़मीन है या उसकी। शुला झुककर रिबन की तरफ देखती है और फैसला देती है। सरकार शुला को एक तरह से एसेट बना लेती है। उसे टीवी पर ले जाया जाता है, लोगों के सामने रखा जाता है, उसे जादू दिखाने को बोला जाता है। उसका यूज़ टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए किया जाता है, जैसे पिंजरे में कैद कोई जानवर हो। शुला सिर्फ एक मासूम बच्ची है, लेकिन सरकार उसे एक विच बना के पब्लिक अटेंशन के लिए यूज़ कर रही है।
शुला अब थक चुकी है। वो खुद से कहती है, अगर मैं डायन हूँ तो मुझे हवा में उड़ना चाहिए। एक दृश्य में वो रिबन के रील से बाहर की खुली दुनिया देखती है, पर उसके लिए ये सब कुछ वर्जित है। उसका मासूम चेहरा अब एक पॉलिटिकल तमाशा बन चुका है। शुला के इमोशंस हमें साफ दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बार बार यही कहती कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। धीरे धीरे वो डिप्रेस होने लगती है। उसकी आइडेंटिटी उसके कंट्रोल में नहीं होती। सोसाइटी उसे वैसे देखना चाहती है जैसे उनके लिए वो बस कोई तमाशा हो। बैंडा शुला को एक्सप्लॉइट करता है, उसे एक प्रॉफिट की तरह देखता है। बैंडा के लिए शुला एक एसेट है, एक ह्यूमन प्रॉप। एक दिन शुला एक स्कूल बस के पास जाती है, बच्चों को देखती है जो आज़ाद हैं, पढ़ रहे हैं। वो चुपचाप उन्हें देख रही होती है। उसकी आंखों में कई सवाल होते हैं। शुला एक छोटी सी लड़की है, न उसने कभी किसी को चोट पहुंचाई, न किसी को डराया, पर एक बेसलेस इल्ज़ाम ने उसे चुड़ैल बना दिया और अब वो विच कैंप में है, एक रिबन से बंधी हुई, एक रील से जुड़ी हुई, जैसे कोई पतंग जिसे अपनी डोर से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। स्कूल यूनिफॉर्म में उनका जीवन सीधा और सुरक्षित दिख रहा है। शुला एकदम से रुक जाती है, उसके पैर हिलना बंद हो जाते हैं। उसके हाथों ने रील को टाइट पकड़ रखा है और उसकी आंखें बस उस बस को देख रही होती है, एकदम से खामोश, और मन में कई सवाल। मैं भी स्कूल जा सकती थी, मेरे हाथों में पेंसिल हो सकती थी, रिबन नहीं। मैं भी ज़मीन पर चल सकती थी, बिना किसी डोर के। मैं भी बस एक लड़की होती, चुड़ैल नहीं। वो बस उनके चेहरों को देखती रह जाती, न रोती है, सिर्फ अंदर से खुद से सवाल करती है। फिर वो धीरे से पलट जाती है और रील के पास जाकर बैठ जाती है, जहाँ एक बार फिर उसका रिबन लपेट दिया जाता है। ये मोमेंट एक बंदी लड़की की सबसे मासूम ख्वाहिश का तनाव है, जो कभी बोली नहीं जाती, बस आंखों में रह जाती है। यह दृश्य बता रहा है कि फ्रीडम उसके सामने है, लेकिन उसे छूने की इजाज़त नहीं है। उसकी दुनिया और दूसरों की दुनिया के बीच बस एक रिबन का फासला है, जो सिर्फ फिजिकल नहीं, सोशल और साइकोलॉजिकल भी है। उस मोमेंट में शुला के चेहरे पर एक ऐसी उदासी होती है जो चिल्लाती नहीं, सिर्फ थक गई होती है। एक दिन शुला का रिबन एक्सीडेंटली कट हो जाता है। लोग कहते हैं वो अब गोट बन जाएगी। वो कैंप से भाग जाती है, लेकिन फिर हमें उसकी मौत की खबर आती है। डेथ की वजह अनक्लियर होती है। ये सुसाइड था या वो मार दी गई। कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। आई एम नॉट अ विच ये एक बहुत ही लेयर्ड फिल्म है। ये एक बच्ची की कहानी है, लेकिन उसके जरिए सिस्टम का हाइपोक्राइसी, सुपरस्टिशन और महिलाओं के ऑपरेशंस को एक्सपोज करती है। फिल्म का नाम ही एक चीख लगती है, आई एम नॉट अ विच, पर इस आवाज़ को कोई सुनता ही नहीं। फिल्म ये दिखाती है कि बैंडा की पत्नी भी एक विक्टिम है। उसकी जेलेसी, उसका गुस्सा, सब एक ऐसे सिस्टम का नतीजा है जहां औरतें या तो विचेस होती हैं या पत्नी। दोनों ही रोल्स में उनकी आइडेंटिटी किसी और के कंट्रोल में होती है। दोस्तों, थोड़ा अध्ययन करने पर पता चला कि हजारों सालों तक हमारी गुलामी की वजह ये नहीं थी कि भारत और अफ्रीका के लोग कमज़ोर थे, बल्कि इसकी एक वजह है घटिया मानसिकता। जब मैं इस विषय पर विस्तार से अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि दोनों जगह एक ही जैसे मानसिकता वाले लोग हैं। उनमें तनिक सा भी फर्क नहीं, जो अंधविश्वास से भरे पड़े हैं। चाइल्ड विच अब्यूज़ इन अफ्रीका एक बहुत ही गंभीर और दुखदायक समस्या है, जो कई अफ्रीकन देशों में देखी जाती है। ये एक ऐसी प्रथा है जहां बच्चों को जादूगर या विच डिक्लेयर करके उनके साथ अत्याचार किया जाता है। कभी कभी उन्हें जान से मार दिया जाता है या घर से निकाल दिया जाता है। यह सब कुछ अंधविश्वास, रिलीजियस बिलीफ और सामाजिक असुरक्षा के कारण होता है। कई जगहों पर लोग मानते हैं कि बीमारी, बदकिस्मती या किसी की मौत का कारण किसी विच का जादू होता है, और अक्सर इसका इल्ज़ाम किसी बच्चे पर लगा दिया जाता है। कुछ फेक पास्टर्स या विच डॉक्टर्स पैसा कमाने के लिए बच्चों को विच डिक्लेयर कर देते हैं, जैसा कि आपने फिल्म में देखा, और फिर उनका एक्सॉर्सिज्म या रिचुअल करते हैं। कभी कभी गरीब परिवार अपने बच्चों से निजात पाने के लिए उन्हें विच डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वो उनका पालन पोषण करने में सक्षम नहीं होते। नाइजीरिया, कॉन्गो, एंगोला, घना जैसे देश इस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। नाइजीरिया के अक्वा इबॉम और क्रॉस रिवर स्टेट्स में कई रिपोर्ट्स आई हैं जहां बच्चों को विच डिक्लेयर करके मार दिया गया या उनका मेंटल और फिजिकल टॉर्चर किया गया।
अब्यूज़ करने का फॉर्म जैसे कि फिजिकल अब्यूज़ में मारना, जलाना, बांध कर रखना और मेंटल अब्यूज़ जैसे डराना, धमकाना, एक्सॉर्सिज्म करना, घर से निकाल देना, सड़कों पे छोड़ देना। दोस्तों, अफ्रीकन एनजीओज जैसे स्टेपिंग स्टोन्स नाइजीरिया, सेफ चाइल्ड अफ्रीका और यूनिसेफ इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन लीगल और सामाजिक हेल्प अभी भी लिमिटेड है। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से एजुकेशन, अवेयरनेस और सबसे बड़ी चीज़ अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता लाना, बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सख्त कानून बनाना और उसे लागू करना, रिलीजियस लीडर्स को अंधविश्वास फैलाने से रोकना। दोस्तों, ये तो हो गई अफ्रीका की बात। अब आते हैं भारत की तरफ। मेरा भारत महान क्या सच में है? क्या यही वो भारत है जिसे एक वक्त पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था? क्या यही वो देश है जिसे आज़ाद करवाने के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी? क्या यही है बुद्धा, कृष्णा, महावीर और नानक की भूमि? दोस्तों, मैं लगभग 200 वीडियोस इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, लेकिन आज पहली बार लिखते हुए मेरे हाथ कांपे, क्योंकि हर शब्द भीतर कई सवाल पैदा कर रहा था। भारत में विच यानी डायन, टोनी या चुड़ैल कहकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का एक गहरा और दर्दनाक इतिहास रहा है, जो आज भी कुछ इलाकों में जारी है। यह समस्या खासकर गांव, पिछड़े इलाके और ट्राइबल रीजन्स में ज़्यादा देखी जाती है, जहां अंधविश्वास और सामाजिक असुरक्षा ज़्यादा होती है। प्राचीन भारत में भी तंत्र मंत्र, डायन और भूत प्रेत की धारणाएं रही हैं, लेकिन इतना प्रचार नहीं था, या कह लीजिए नारी विरोधी रूप में यह धारणा नहीं थी। मध्यकालीन भारत में स्पेशली जब ब्रिटिश और उनसे पहले मुगल समय में कुछ लोगों ने इस पर लिखना शुरू किया, तब से कुछ इलाके जैसे बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में डायन कहकर महिलाओं को टारगेट किया जाने लगा। इसके कुछ मुख्य कारण हैं, जैसे अंधविश्वास, बीमारी, मौत, सुख शांति का चला जाना। सबका दोष किसी डायन पर डाल दिया जाता है। जमीन और संपत्ति के विवाद में अक्सर ऐसा होता है कि किसी विधवा या अकेली महिला के पास थोड़ी जमीन होती है और लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उसे डायन घोषित करके उसे मार दिया जाता है या भगा दिया जाता है। क्योंकि विधवा महिला या बिना पुरुष सहारे वाली महिला आसानी से निशाना बन जाती है। सामाजिक दुश्मनी, जैसे किसी से झगड़ा हो गया तो डायन कहकर उसे बदनाम कर दिया गया। प्रमुख राज्य जहां यह समस्या सबसे ज़्यादा देखी गई है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, आसाम, वेस्ट बंगाल। दुर्व्यवहार के रूप में महिलाओं के कपड़े उतारकर गांव में घुमाया जाता है, मारना पीटना, जान ले लेना, बाल काट देना, मिर्ची लगाना, गर्म लोहे से उसके अंगों को दागना, समाज से बहिष्कार करना, बलात्कार करना और भी दूसरे फॉर्म के शोषण करना। कुछ राज्यों में स्पेसिफिक कानून बनाए गए हैं, जैसे झारखंड में प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 2001 और बिहार में प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट 1999। आईपीसी के तहत भी प्रताड़ना, मारपीट और हत्या पर केस चल सकता है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट अक्सर कमज़ोर होती है और केसेस अधिकतर दबा दिए जाते हैं। अगर कोई कहे कि आज के दौर में यह सब नहीं होता, तो मैं उसे कई रिसेंट केसेस दिखा सकता हूँ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। एक रियल केस जो काफ़ी चर्चित हुआ था, वो था झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट का, जहां 2015 में एक ही परिवार की 5 महिलाओं को डायन होने के इल्ज़ाम में गांव वालों ने बेरहमी से मार दिया था। इन पर डायन होने का इल्ज़ाम लगाया गया। कहा गया कि इनकी वजह से गांव में बीमारी और मुसीबत आ रही है। गांव में कुछ लोग बीमारी से मर गए थे, कुछ बच्चे बीमार हो गए थे। एक तांत्रिक ने कहा कि इन महिलाओं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बिना किसी सबूत के लोगों ने डायन होने का फैसला कर लिया। एक रात कुछ 50 से ज़्यादा लोग, जिसमें गांव के मर्द और कुछ औरतें भी थीं, तलवारों, लाठियों और रस्सी के साथ आए। महिलाओं को घरों से खींचकर बाहर निकाला गया, गांव के चौपाल पर ले जाया गया। वहां सबके सामने बहुत ही कठोर तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। उनकी लाशें बोरी में बांधकर गांव से बाहर फेंक दी गई। 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। केस मीडिया में आया तो कुछ हद तक सरकार ने कदम उठाए, लेकिन कई एक्टिविस्ट्स का कहना था कि यह सब रोज की बात बन गई है। दोस्तों, तांत्रिक और अंधविश्वास किस तरह लोगों को निर्दयी बना देते हैं। ये केस लॉ इन्फोर्समेंट और एजुकेशन की कमी का एक जीता जागता उदाहरण है, और किस तरह से समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा अभी भी एक बड़े स्तर पर है। साल 2019 झारखंड के चाईबासा में डायन बताकर पड़ोसियों ने मां बेटी की हत्या कर दी। बाप और बेटे ने भागकर अपनी बचाई जान। जिंदा बचे परिजन इतने भयभीत थे कि वे घर वापस नहीं लौटना चाहते। साल 2012 उड़ीसा के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में गांव के कुछ लोगों ने एक मां बेटी को डायन बताया। पहले उनका बलात्कार किया गया, फिर दोनों को जान से मार दिया गया। साल 2019 आसाम के सोनितपुर की घटना, जहां गांव के लोगों ने महिला को डायन बताकर उसका सर काट दिया। साल 2020 जगह राजस्थान का बरमर, जहां एक 60 साल की महिला को डायन कहकर उसके कपड़े उतरवा दिए गए, उसका सर मुड़वाया गया और गांव में कपड़े उतारकर घुमाया गया।
यह मामला जमीन के विवाद और बदला लेने की नीयत से अंजाम दिया गया था। एक तो केस भी रिसेंट का है। 11 अप्रैल 2025 बिहार के रोहतास में डायन बताकर बुजुर्ग आदिवासी महिला की हत्या कर दी गई। दोस्तों, भारत में 2015 से लेकर 2021 के बीच डायन बताकर महिलाओं की हत्या किए जाने के 663 मामले सामने आए। यानी हर साल औसतन 95 महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी जाती है। बिहार इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला राज्य था। बावजूद इसके राज्य में ऐसी मौतों का सिलसिला रुका नहीं। ऐसे एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। जो मामले कभी दर्ज नहीं हुए, उनका तो हिसाब ही नहीं है। दोस्तों, मीडिया और पॉप कल्चर टीवी शोज और फिल्मों में दिखाए जाने वाले विच क्राफ्ट सीन्स भी लोगों के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।